मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल पे और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उन पे, और उस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर अहमद, कार्डियक सर्जन हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होते हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, मौसम भी अच्छा है। मौसम अच्छा है इसलिए रमज़ान अच्छा जा रहा है फॉर सम रीज़न, वरना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी लंबा एक तो उसका स्पैन है, ऊपर से गर्मी होगी और बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फिर। लेकिन सर रमज़ान में कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। रमज़ान में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, और जब मैं कहता आया हूँ कि कहने को तो रमज़ान है, लेकिन हमारी कौम गालिबन 6 महीने का राशन 1 महीने में ख़त्म कर देती है। हाँ। तो ओवर ईटिंग हद से ज़्यादा है और एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी दिन के काम का औकात भी आधे रह जाते हैं, और रात सिर्फ खाने के लिए होती है तो सारी रात खाते हैं। मेरा ख्याल है इसमें आदतों का दखल ज़्यादा है, रमज़ान का कम है। सही सर, आई थिंक जो मुझे लगता है आदत से ज़्यादा वो उसमें सेल्फ पिटी भी बहुत काउंट करता है। ये जरूर है। we live in that कि हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया, देखो अब अभी तो खा लेना, कल फिर रोजा रखना है। तो ये जो सेल्फ पिटी है ना, ये है हमारा रीज़न कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। और उसके बाद रोज़ा रखने के बाद कोई एक्टिविटी ना करना, काम कम करना, ज़्यादातर कोशिश करना कि बिस्तर पे जाके किसी तरह सो जाएं। हालांकि ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की, रोज़ा आप बहुत आराम से अपना सारा नॉर्मल काम करते हुए भी गुजार सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की। लेकिन वही सेल्फ पिटी, रोज़ा है, काम ज़्यादा नहीं होगा, तो इस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है, तो हम अभी हार्ट डिसीज़ की बात कर रहे थे कि इस तरह के हार्ट डिसीज़ हो जाते हैं, सर्जरीज़ की नौबत कब आती है? सर्जरीज का मतलब ये कि इंटरवेंशन, असन ये जिसका बिगिनिंग होती है एंजियोग्राफी से, और उसमें डिवीज़न हो जाता है, किसी की सर्जरी होती है, किसी की एंजियोप्लास्टी होती है। तो इसमें बड़ा क्लियर कट इंडिकेटर्स हैं। एक तो ये कि अगर आपको एंजाइना आपका बढ़ता जाए या आपकी तकलीफ़ें बढ़ती जाएं, यानी सीने का दर्द हो या सांस फूलना बढ़ता जाए, आपके रोज़मर्रा के काम में रुकावट आने लगे, तो ये इंडिकेशन होती है कि आपकी कोई ना कोई इंटरवेंशन से शुरू की जाए। और मैं बेसिकली सर्जन नहीं, फिजिशियन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टीज करता हूँ मैं। तो उसमें ये होता है कि जब आपकी तकलीफ़ बढ़ जाए या आपके कुछ टेस्ट जो पैरामीटर होते हैं वो आप क्रॉस कर लें, तो उस वक्त ज़रूरत शुरू हो जाती है एंजियोग्राफी की। अच्छा सर, वो क्या होते हैं इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कह सकती हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट भी कह सकती हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कि अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि एफर्ट पे होते हैं, फिज़िकल एफर्ट, इमोशनल स्ट्रेस, किसी चीज़ पे भी, उस दौरान अगर ईसीजी हो जाता है, दिल की पट्टी निकल आती है, तो कई दफ़ा उसी में नजर आ जाता है। सिम्टम्स मतलब सीने का दर्द, ख़ास तौर से चलने फिरने पे या किसी काम करने से, या इमोशनल स्ट्रेस के दौरान। सही। तो उसमें इसको हम एंजाइना कहते हैं। और जब ये हो तो इसको काफ़ी शक करना चाहिए, दिल के हर चीज़ की बुनियादी शक पे है। सही। तो इसके बाद अगर ईसीजी नॉर्मल है, फिर हम एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं। एक्सरसाइज टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक तो सिंपल एक्सरसाइज टेस्ट होता है, फिर हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईको के साथ या आइसोटोप स्कैनिंग के साथ, इस किस्म के टेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जब इंडिकेटर्स आते हैं तो हम एंजियोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, मरीज़ के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि इन चीज़ों को हम बाईपास करके डायरेक्ट एंजियोग्राफी कर लेते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस उमैर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस उमैर, क्या कहना चाह रही हैं? जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि पिछले दिनों मेरे हस्बैंड ने ना कोई टेस्ट कराया था ब्लड से रिलेटेड ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल का भी शामिल था। तो इन्होंने शौकत खाना लैब से कराया था, तो वो लोग भी काफी हैरान हुए, हम लोग भी, कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो बहुत ही कम था नॉर्मल से। सही। तो वो 31 इयर्स के हैं, तो उनका मतलब जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हेल्दी अनहेल्दी, मतलब सारे ही बहुत कम थे। थोड़ी सी मैं उनकी रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगी। उसमें ट्राइग्लिसराइड्स जो थे वो उनके 20 थे, जो कि मेरा ख्याल है 200 तक होने चाहिए, उससे कम होने चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल जो था उनका 43,
और VLDL जो था वो 4 था, और VLDL कितना था? 4 जी, और LDL 2 था, LDL 2 था जी, और HDL 37। अब वो जो लैब वाले थे उन्होंने दोबारा बुलाया उनको कि हमें लग रहा है कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन दोबारा भी यही रिजल्ट आए। तो अब मैं काफी परेशान थी कि पता नहीं उनकी डाइट में मुझे क्या शामिल करना चाहिए कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, और क्या ये दवाइयों के साथ ही ठीक होगा या डाइट से भी? एज क्या है? 31 इयर्स के हैं वो। 31 इयर्स के हैं वो, ओके ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए जी मिस मैम, हम आपको बताते हैं, ठीक है? कि इतने लो यूजुअली होते नहीं हैं, इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है, और कुछ ऐसे जेनेटिक केसेस होते हैं जिनमें अनयूजुअली लो आता है। कुछ लिवर डिसफंक्शन होगा डॉक्टर साहब इसमें? पॉसिबिलिटी है उसकी, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिवर में होती है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो ये प्ले अप करते हैं। इसका ये ज़रूरी नहीं कि आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं। कोलेस्ट्रॉल दरअसल आप जो कुछ भी खिलाते हैं, कि बहुत कम चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कुछ हम खाते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, और आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग और जो मूवमेंट है उसमें कोई डिफेक्ट होगा। तो मेरा ख्याल है कुछ अगर इसको किसी फिजिशियन को दिखा दिया जाए तो बेहतर होगा। सही, ठीक है। सर ये खतरनाक हो सकता है हाइपरलिपिडीमिया, जैसे हाइपोलिपिडीमिया, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। बहुत रेयर सिचुएशन है, लेकिन सुबह भी जैसे मैंने आपसे फैक्ट शेयर किया था कि अगर हाइपर हो सकता है तो हाइपो भी हो सकता है। सोचें, जो चीज़ हाइपर होगी वो हाइपो हो सकती है, तो इसको ज़रूर चेक, आप एक डॉक्टर के पास ले जाके ज़रूर चेक कराएं। सिर्फ आप और लैब वाले हैरान नहीं हो, डॉक्टर को भी थोड़ा हैरान हो कि इसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग सोचने दीजिए। हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राफिया क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। रमजान भी मुबारक हो तुमको। मेरी आज रमजान में फर्स्ट टाइम से बात हो रही है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया, बहुत दिनों से आपने कॉल नहीं किया। मुझसे शायद बात कर रही है ना? बस जी बिल्कुल, ये भी तो कह रही तुमको रमजान की मुबारकबाद दे रही हूँ। और तुम लोग फेसबुक नहीं देखते? मैं तो फेसबुक पे भी इतनी अच्छी चीजें ऐड की हुई हैं। अच्छा। हाँ, फेसबुक पे कोई जवाब ही नहीं देते हो तुम लोग ना। अच्छा, हाँ, और डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर मंसूर अहमद आए हैं। फेसबुक पे क्या हमारे पेज पे, हेल्दी मॉर्निंग्स के पेज पे आपने? जी हेल्दी मॉर्निंग भूलती नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आज ही जाके चेक करती हूँ। ठीक है जी। हाँ, जवाब तो दिया, अगर खुशी होती है ना कि आपने रिस्पॉन्स किया है कुछ ना। मैं आज ही वापस जाके आपको जवाब देती हूँ, ठीक है? और ये डॉक्टर साहब मंसूर अहमद साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आया पर अभी टीवी में आपको देखा, बड़ी देख के खुशी हुई, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई आपके साथ। अल्लाह खैर, डॉक्टर के साथ यादें ताज़ा। हाँ, इसलिए कि मेरा इनके साथ 10 साल पहले बहुत अच्छा टाइम गुजरा है डॉक्टर साहब के साथ। हो सकता है इनको याद है, मेरे साथ छोटा बच्चा होता था, ये मेरे पेशेंट को बाद में पूछते थे, पहले मुझे पूछते थे आगे, दीदी आप कैसी हो। वो मुझे इनके कमेंट्स अभी तक याद है, जो इसलिए मैंने आज फोन उठाकर मैंने कहा इनसे बात जरूर करूँ ना। मैं याद आया डॉक्टर साहब, आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। ये राफिया में तुम्हें बता नहीं सकती कि मतलब लगता नहीं है किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं हम ना। सही, मतलब एक डॉक्टर का एक रॉब होता है, उससे बात करो जी, डांट ना पड़ जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन इतना अच्छा गाइड करते हैं इन्होंने मेरे हस्बैंड का सारा कुछ। तो नहीं डांटते? नहीं, करते हैं थोड़े से ना। तुम भी डॉक्टर हो, इसलिए तुम डॉक्टर का सिर्फ फेस करो। लेकिन मैंने तो कभी नहीं डांटते देखा। तुम नहीं डांटा, लेकिन करते हैं। अच्छा। और डॉक्टर साहब से बोलूंगी, बताऊं मैं तुमको, मतलब इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतने सॉफ्ट डॉक्टर हैं कि मैं कहती हूँ अल्लाह में इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मतलब 10 साल पहले मेरे इनका एक्सपीरियंस पड़ा था। और डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछूंगी, डॉक्टर मंसूर अहमद कहाँ चले गए? डॉक्टर मंसूर अहमद, तो मैं बैठा हूँ। मंसूर अली, सॉरी, हाँ मंसूर अली नहीं, मतलब मिल रहे हैं मुझे कहीं पे भी। सही, ओके। डॉक्टर साहब आपको कुछ नो हाव है? नहीं, शायद डॉक्टर साहब को पता नहीं है। अच्छा, और डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी कि बच्चों के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना जरूरी है, यानी कि वो तो टीन एजेस में अगर बच्चे हों तो उनको कोलेस्ट्रॉल की एहतियात करनी चाहिए उनके लिए या नहीं करनी चाहिए? चलें जी, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। ये बड़ा अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल है बहुत अहम है, न सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए। हम जो प्रमोशन करते हैं प्रिवेंशन के लिए, उसमें हम सजेस्ट करते हैं प्रिवेंशन बच्चों से शुरू होती है। सही, क्योंकि अच्छे आदतें, हार्ट के मर्ज तकरीबन 80% प्रिवेंटेबल होते हैं और बचपन से शुरू होते हैं, और प्रिवेंशन बचपन में होती है। ये हमें कंफर्म मालूम है कि काफ़ी सारी जो रिसर्च है उसके हिसाब से 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में इस मर्ज की बुनियाद पड़ती है। तो प्रिवेंशन जो है वो पहले से शुरू होती है, ख़ास तौर से उन ख़ानदानों में जहाँ ये मर्ज बहुत है,
ख़ास तौर से वहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल मौरूसी तौर पर होता है, तो वहाँ हम सजेस्ट करते हैं 3 साल की उम्र से प्रिवेंटिव डाइट। तो बच्चों की हेल्दी डाइट जिसमें कि फ़ैट का इस्तेमाल कम, मोटापे का ख्याल किया जाए। ग्रोइंग एज है, सब कुछ दे दो। इसमें हम और बात करते हैं जी, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम अभी वापस आते हैं।